के साथ 68 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बीजेपी के कोटे से 56 मंत्री बनाए जा सकते हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 7:15 यानी सवा घंटे का इंतजार और उसके बाद मोदी 3.0 का जो सफर है उसकी शुरुआत होगी। और देखिए ये सीधी तस्वीरें रोहित राष्ट्रपति भवन की, जो एक बार फिर पूरी तरीके से तैयार है 2014 और 2019 के बाद। और ये सबसे खास जो इसमें है कि इसमें मेहमानों का पहुंचना, जीतन राम मांझी पहले ही आपको वहां बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि उनके कतार में और कुर्सियां खाली है, लेकिन जीतन राम मांझी वो संभावित नाम में है जिनको मंत्रिमंडल में शपथ लेने का मौका मिल सकता है। और वहां पे आपको जीतन राम मांझी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरों पे आपको एस जयशंकर दिख रहे हैं। ये लगातार गहमा गहमी तेज होती हुई, और वहां पर जो सांसद हैं एनडीए घटक दल के वो पहुंच रहे हैं, जिनके पास आमंत्रण है वो मेहमान पहुंच रहे हैं। और अभी सबकी निगाहें बस इसी हलचल पर ही जुड़ी हुई है। अशोक चौहान आपको दिख रहे हैं पीछे, राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से तैयार है। एस जयशंकर यहाँ तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं और राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से तैयार। 7:15 का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, और उससे पहले जो तमाम तैयारियां होती हैं राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के मद्देनजर, वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, उमस होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त और बढ़ता चला जाएगा मौसम में थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और लगभग उतनी ही संख्या मेहमानों की रोहित इस बार भी है जितनी कि 2019 में बताई जा रही थी। 8000 से ज़्यादा लोगों को न्योता भेजा गया है इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। वही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, सेशल्स के उपराष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति, सिर्फ इतना ही नहीं, मॉरिशस के पीएम, नेपाल के पीएम, भूटान के पीएम, श्रीलंका के राष्ट्रपति, ये तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और ये जो सबसे खास बात जो चुनौती की है अनुराग, वो एक्साइटमेंट तो होता है ऐसे कार्यक्रम में शामिल करने का, लेकिन ये गर्मी एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए इंतजाम भी किया गया। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से, चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर, जो बता रहे हैं कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब को लेकर जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों के साथ, उसका मतलब क्या हो सकता है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2024 का ही वो लोकसभा चुनाव था जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मां नहीं थी, जिसका जिक्र खुद मोदी ने भी किया था। वो भावुक भी हुए थे और उसी तरीके का एक जो पोस्टर है वो लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। तो कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह, और उत्साह सिर्फ रोहित राष्ट्रपति भवन में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कुछ इसी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम दिखा रहे हैं तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है 7:15 का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सर हैं। एनके सर, कुछ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। सर, ये कहा जा रहा है कि जो 12 सहयोगी दल हैं, 12 सहयोगी लोग हैं जिनको मंत्री बनाया जा रहा है, वो सहयोगी सदस्यों की संख्या क्या लगभग 18% बैठता है। मतलब एनडीए में जितने सहयोगी दल के सांसद हैं, लगभग उतनी ही हिस्सेदारी कैबिनेट में भी सहयोगी दलों के सांसदों की होने जा रही है। आपको लगता है ये एक बेहतर सोच है? 18% सहयोगी दल के सांसद, 18% सहयोगी दल के मंत्री कैबिनेट में? अनुराग, आप तो इस बात को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देश के तमाम एंकर में आप एक खास है जो कि कम से कम लोकसभा के प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस समय अगर आप देखें तो 240 और बाकी जो एलाइज है उनका परसेंटेज करीब 22% पड़ रहा है बीजेपी के मुकाबले। तो उतना मिलने की लगभग, अगर 18% दे रहे हैं तो लगभग उतना दे रहे हैं। फिर याद रखिए कि अभी 16 सीटों की गुंजाइश और है जी। अभी 81, चूंकि हमारा संविधान कहता है 91st अमेंडमेंट कि आप 82 तक जा सकते हैं प्रधानमंत्री को लेके, तो 81 की जगह का है। और अगर उन्होंने 65 लिए हैं या 68 लिए हैं तो 13 से 15 एक्सपेंशन और हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में उसको भी किया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एलाइंस को इससे कोई दिक्कत होगी कि आपने एक कम लिया है या 2 ज्यादा लिया है। देखना यह होगा कि क्या उनको भी कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए गए हैं। जैसे प्रफुल्ल पटेल हैं, कैबिनेट पे रह चुके हैं, अगर उनको आप एमओएस इंडिपेंडेंट बनाते हैं तो उनको एक ऐतराज हो सकता है। तो ये देखना है कि क्या एलाइंस पे भी आपने उन चीजों पे ट्रस्ट किया है जिसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फाइनेंस है, डिफेंस है
और वो जो आपने बिल्कुल सही कहा कल कि सीसीएस के जितने भी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके जो डिपार्टमेंट्स है, क्या उसमें कोई मंत्रालय दिया जा रहा है एलाइज को, यह देखना होगा। मुझे लगता है कि उसके अलावा बाकी चीजें जो है जैसे एग्रीकल्चर है, ये दिया जा सकता है किसी एलआई को जो बहुत ही गंभीर हो, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर एक चैलेंज बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन जैसा आपने कहा, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने यह साफ कर दिया कि जो सीसीएस की कैबिनेट में जगह है, हिस्सेदारी है, वो सहयोगी दलों को नहीं दिया जाएगा। ये बीजेपी ने साफ कर दिया है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद भी, क्योंकि वाजपेयी जी के जमाने में गिरधर गमांग की वोटिंग, बालयोगी का अध्यक्ष होना, वो जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है बीजेपी का। तो ये इस बार बीजेपी ने तय कर लिया है, लोकसभा अध्यक्ष भी अपने पास और सीसीएस की जो तमाम सदस्य हैं वो भी अपने खेल में। बड़ा अच्छा ये आपने याद दिलाया, और आपको याद होगा उस समय आप लोकसभा काफी गहराई से कवर करते थे। बाल योगी के टाइम में तो फिर भी अच्छा चला, बाल योगी के टाइम में उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उस बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक सीट से जो वाजपेयी हारे थे, उसकी चीजें जो थी वो बहुत बिटर अनुभव था। यहां पे एक चीज और भी होगी कि आने वाले दिनों में जैसे कुछ जो फ्रिंज पार्टीज हैं जो बीजेपी के एलाइज हैं, उसमें टूट हो सकती है, इसकी शंका है। तो लिहाजा स्पीकर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीकर ही डिसाइड करता है कि एंटी डिफेक्शन का जो सारा फैसला होता है वो स्पीकर लेता है। तो मुझे लगता है कि स्पीकर इस बार और जिस तरह नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस है, उसमें स्पीकर का पद वो किसी भी कीमत पे एलाइज को नहीं देंगे, जो वाजपेयी के जमाने में हुआ करता था। जी, एक बार मैं रुख करूंगा मोहित राज दुबे का। मोहित, क्या काफिलों का आना शुरू हो चुका है? गहमा गहमी तो अंदर हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए आज बहुत ऐतिहासिक पल है। नई इबारत लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, हम जो काफिला यहाँ से देख रहे हैं, खासतौर पे जो डिग्नेटरीज की का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है, एक एक करके अंदर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे खासतौर पे जिस गेट पे मैं मौजूद हूँ, यहीं से तमाम जो बड़े हाई प्रोफाइल जो लोग थे, जो हस्तियां थी देश की, और यहीं से उनकी एंट्री हुई है। वो अंदर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है थोड़ी देर के बाद जो खास तौर पे जो बड़े जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला जो है प्रोटोकॉल के तौर पे जो है चेकिंग के लिए खास तौर पे यहाँ से गुजरेगा। उसके बाद जो है एक मॉक ड्रिल होगा, फिर उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियाँ के लोग कुछ यहाँ पर आने वाले हैं, हमें अभी बताया गया है। और उसके बाद फिर से उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी वक्त में जो है यहाँ से करीब 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। देखिए, जो पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी इस वक्त। तो यहाँ पे जो तैयारियां हैं पूरी मुकम्मल की गई हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जो जांच एजेंसियां यहाँ पे तैनात है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पंडित नेहरू के बाद कोई पहले ऐसे शख्स हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, करीब 63 जो है संभावित ऐसे नेता हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मोहित, लेकिन आप तो चूंकि विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को लगातार कवर करते आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, बीच में खबरें आई कि नहीं वो शामिल नहीं होंगे, और विपक्ष की दूरी की कोई वजह खास? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल कर दिया अनुराग, क्योंकि कल जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक संसद भवन के भीतर हो रही थी, उस वक्त हम भी कवर कर रहे थे, संसद भवन के भीतर ही मौजूद थे। उस वक्त ये सवाल सामने आया था, खड़गे साहब से ऑफ द रिकॉर्ड ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप जो है शपथ समारोह में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो उनका कहना था कि अभी तक उनको शपथ में जाने के लिए निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन कल रात को उनको निमंत्रण मिल चुका है। हमारे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो शपथ समारोह में जाके शामिल होंगे, और वहाँ पे कांग्रेस की ओर से उनको निमंत्रण मिला है। और उनका कल ये भी कहना था, खासतौर पे आपको बता दूं, कि वो अपने सहयोगियों से भी बात करेंगे कि इसको लेके क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे इस शपथ समारोह में शामिल होंगे, जहाँ तक अभी तक जो हमारे पास खबर है। बिल्कुल।
हालांकि अपडेट ये भी है कि उन्होंने अपने सहयोगियों से बात की, गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे बात करने के बाद वहां जाने का फैसला किया है। खबरें तो ये भी आ रही है। बहरहाल एक बार विशाल ठाकुर का भी रुख करूंगा, चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विशाल, एक नाम जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार से कांग्रेस के सांसद रहे, इस बार लुधियाने से हार गए, बीजेपी में शामिल होते हैं, बेअंत सिंह के पोते हैं, एक प्रोफाइल लंबा चौड़ा रहा। लेकिन अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाला ये चेहरा, ये नाम मंत्रिमंडल में शपथ ले सकता है, तो इसे बीजेपी के क्या अगले तैयारियों की ओर हम अंकित कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अगर पंजाब को देखा जाए तो पंजाब के कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में थे या फिर शिरोमणि अकाली दल में थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, चाहे वो सुनील जाखड़ की बात करें या फिर दूसरे बड़े नेताओं की बात करें। और यहाँ तक कि जो जलंधर सीट से भी एक कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया, उसके बाद चुनाव लड़ाया गया। कहीं ना कहीं भाजपा जो है 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी रणनीति बना रही है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जब पंजाब में आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू अगर यहाँ से जीतते हैं तो उन्हें बड़ा नेता बनाया जाएगा। और जिस तरह से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर भी उन्होंने सवाल निशान उठाए थे। और आज जब न्यूज़ नेशन से रवनीत सिंह बिट्टू बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक रणनीति के तहत, यानी कि भाजपा एक रणनीति के तहत पंजाब में काम कर रही है और मैं एक सेतु का काम जो है पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में करूंगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि 2027 को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारी की सारी कसरत जो है यहाँ पर कर रहे हैं और शायद ये उसी का हिस्सा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को आज मंत्री पद यहाँ पर हारने के बावजूद जो है वो यहाँ पर जो है मंत्री क्या इसी रणनीति का हिस्सा है कि हरियाणा में नुकसान हुआ बीजेपी को, 5 सांसद सिर्फ जीते हैं, लेकिन फिर भी 5 में से 3 सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है, इस बात के मद्देनजर कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जल्द? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा में भाजपा में सब ठीक नहीं चल रहा है। पहले मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 7 से 8 सीटें भाजपा यहाँ पर जीतेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर का जो मार्जिन है वो हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे तो ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर भी हार सकते हैं। तो कई तरह के जो बातें हैं वो हरियाणा में चल रही हैं और जिस तरह से अब 5-5 यानी कि 50-50 यहाँ पर लोकसभा की सीटें जीती हुई हैं और कांग्रेस अच्छे मार्जिन पर जो है यहां पर है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कुरुक्षेत्र में साझा उम्मीदवार उन्होंने उतारा था, हालांकि वो जीत यहां पर नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधानसभा के इलेक्शन 2 या 3 महीने बाद जो होने हैं उसके मद्देनजर जो है सारी रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। समीकरणों को साधा जा रहा है, जाट को साधा जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर जो है वो पंजाबी समुदाय से आते हैं, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। तो हर पहलू पर नजर रखकर भाजपा विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर जो है वो आज 3 मंत्री जो है वो शपथ यहां पर ले रहे हैं। हर समीकरण को देखकर, ध्यान में रखकर जो है भाजपा यहां पर चल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी हैं। आमिर, आपने तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को काफी ज्यादा कवर किया। 2019 में जब गठबंधन की 64 सीटें आई थी तब 10 से 12 मंत्री बने थे यूपी के। अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक मंत्रियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। एसपी सिंह बघेल भी इस वक्त राष्ट्रपति भवन से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी ने ये मान रखा है कि सीटें भले कम आई हों, यूपी से फोकस हम अपना नहीं हटाएंगे। और बिल्कुल देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव जो है वो होगा उत्तर प्रदेश में, और जब भी इस तरह की प्रदेशों का आकलन किया जाता है तो वहां पे जीत और हार का फैसले से मंत्री परिषद या मंत्री पद को नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि दरअसल उस क्षेत्र में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उसको लेकर के सरकार हमेशा से गंभीरता रही है और तमाम वर्गों को एक साथ जोड़ने की कोशिश जो बीजेपी की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है, 2014 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, उसके हिसाब से रही है। तो यही वजह है कि 9 सांसद जो है खासतौर पे उनको मंत्री पद में शामिल करना। और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिससे तय होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री बनेगा वो उत्तर प्रदेश, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से है, लोकसभा चुनाव जीत कर आए, तो ये एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको तरजीह हमेशा से दी जाती है। आमिर, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सीधी तस्वीरें जरा राष्ट्रपति भवन की दिखा दें। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान फोकस सबसे ज्यादा रहता है और यही वजह
शिवराज सिंह चौहान जो एक बार फिर सांसद की भूमिका में लंबे वक्त के बाद चुनकर पहुंचे हैं रोहित संसद में, वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। और उनके साथ देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल भी छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता बीजेपी के वो नजर आ रहे हैं। तमाम जो संगठन से जुड़े बड़े नेता हैं वो यह तस्वीरों में दिख रहे हैं। मनसुख मांडविया जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे वो पहुंचे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और विनोद तावड़े जो संगठन में पार्टी में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं वो यहां पर जो जिम्मेदारी है व्यवस्था की उसको संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, एस जयशंकर भी उसी भूमिका में दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना, उसको देखरेख करने की जिम्मेदारी में भी एस जयशंकर मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हरदीप सिंह पुरी भी दिख रहे हैं, निर्मला सीतारमण वहां पे पहुंच चुकी है। तो अब लगभग वो चेहरे वहां पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ये चेहरे वहां पे दिख रहे हैं और एक्साइटमेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अनुराग ये महसूस किया जा सकता है। एक बेहद खास पल है, बिल्कुल बेहद खास पल है। और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें रोहित, तो मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने 2014 और 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करके दिया। 29 की 29 सीटें जीती हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने। और इन सब के बीच जिस तरीके का प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान का रहा है, जीत का मार्जिन जिस तरीके का रहा है, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और देखिए उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद यहां पर पहुंच चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी, हालांकि इस बार एक सीट का नुकसान हुआ है, सिर्फ एक सीट जीती है। इससे पहले 2-2 सीटों पर वो जीत कर आ रही थी, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम राज्यों के वो गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से वो एक बार फिर नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे मोदी 3.0 में।